नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपनी YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती है उसका जो है आपका ग्रुप बी का आज हुआ जो पेपर है उसके आंसर की देख रहे थे। 50 क्वेश्चन का अपन ने पार्ट 1 अलग से बना दिया। हम पार्ट नंबर 2 में 51 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर तक क्वेश्चन देखेंगे। लगभग सही बताने की कोशिश की जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई गलत लगे तो आप जो है कमेंट कर देना, वरना मैं आपको अगर मेरे को कोई पहले से पता चल जाता कि ये गलत बता दिया तो मैं कमेंट पिन कर दूंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में ये उद्धृत किया कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप से फहराना भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के खंड क में वर्णित कर्तव्य के अनुरूप है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004। एक बात और मैं बता दूं, बहुत सारे जो है टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल वाले हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं कि क्या डाल रहे हैं, ये देखो मैंने महाराणा प्रताप वाला करवाया आ गया, ये देखो मैंने बाजरा की किस्म बताई आ गई। तो मैं खुद बता दूं, मैं जीवा स्टडी पर जो है कलाम के पेपर सोल्व करवाता हूं। जो नए स्टूडेंट है उनको बता दूं, और उन पेपर में मैं जो 4 ऑप्शन आते हैं ना क्वेश्चन के, वो भी अच्छे से सोल्व करवाता हूं। और लगभग 50-60 क्वेश्चन तो मेरे में से आ रहे हैं इसमें। और मैं स्क्रीनशॉट का 1-2 डेमो डाले मैंने डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाकर देख लो। चाहे वो मैग्रो 1 हो, डोलड्रम हो, और अभी आज जो है सिर्फ और सिर्फ जो है राजस्थान जीके साइकोलॉजी, यहां तक कि साइकोलॉजी भी मेरे क्वेश्चन में से आई है जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। लेकिन अपन तब तक जो है जीत नहीं मानेंगे खुद की जब तक ये ऐसे क्वेश्चन अपने में से नहीं आ जाए। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि यार मेरे में से राजस्थान की राजधानी आई है तो कोई मतलब की बात नहीं है, वरना मैं आपको कम से कम 50-60 क्वेश्चन आए हैं जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं उनको पता भी होगा। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित विद्वान में से किसने जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को वेस्टफेलिया प्लस गुट निरपेक्षता के रूप में चित्रित किया? और इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सी राजा मोहन। ठीक है, सी राजा मोहन जो है उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया? ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2014। ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में करवाया है, जबकि मैं क्लास नाम मात्र की 25 या 20 मिनट की लेता हूं, जिसमें कलाम के जो है टेस्ट के ऑप्शन का विश्लेषण करता हूं। ठीक है, फिर ऐसे क्वेश्चन जिस दिन अपने में से आने लग जाएंगे ना, तब अपनी जीत मानी जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के संपोषित विकास एजेंडा 2030 को सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजित सम्मेलन में ग्रहण किया। ठीक है, 17 संपोषित विकास उद्देश्य तथा 169 लक्ष्य इस एजेंडा का हिस्सा है। बिल्कुल खुशी से रहें, ये एजेंडा का सार्वभौमिक सिद्धांत है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है केवल 1 व 2 सही है। ये एजेंडा इसका नहीं था, बाकी 1 व 2 दोनों सही है। फिर श्रमिकों में सक्रिय ट्रेड यूनियन को पहचानिए जो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में संस्थापित की गई थी। जीवा स्टडी पर यह भी करवाया हुआ है। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैंने ये करवा रखा है। ये भी मैं आपको जो है आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर अब थोड़ी देर में सारे के सारे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान विश्व बैंक के समूह का हिस्सा नहीं है? तो विश्व बैंक समूह का हिस्सा ऑप्शन नंबर 4 नहीं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार विवाद निपटान के अंदर। फिर आता आपका सांस्कृतिक वैश्वीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांस्कृतिक वैश्वीकरण वह प्रक्रिया जिसके तहत विश्व के एक हिस्से में उत्पादित सूचनाएं, वस्तुएं और छवियां वैश्विक प्रवाह में प्रवेश करती है, जो राष्ट्रों, क्षेत्रों और व्यक्तियों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों को समतल करती है। बिल्कुल ये बात आपकी क्या है, एकदम सही है। फिर आता है आपका कि हालांकि सांस्कृतिक वैश्वीकरण जटिल प्रक्रिया जो समरूपता है, सांस्कृतिक समतलीकरण और ध्रुवीकरण और विविधता दोनों उत्पन्न करती है, ये भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही है। शिक्षा मनोविज्ञान के लगभग 15 क्वेश्चन ठीक थे, करने लायक थे। शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र को आकार देने वाली कई ऐतिहासिक जड़ों में से एक अग्रणी व्यक्ति जिन्होंने पहली शैक्षिक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। बात पहली शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की हो रही है, और शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक से संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है विकास के प्रारूप को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य आवश्यक नहीं है? विकास के आरंभिक आधार जटिल होते हैं, विकास उत्तेजना द्वारा बढ़ता है, सभी व्यक्ति समान होते हैं, ये जो व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित होता है विकास, तो ये उत्तर हो जाएगा। फिर है प्याजे के विकास सिद्धांत की इस अवस्था में विद्यार्थी भौतिक वास्तविकता के बिना न केवल संप्रत्य को समझते हैं अपितु वे संभावना और असंभावनाओं के बीच में गहन चिंतन में भी सम्मिलित होते हैं, यानी कि अमूर्त चिंतन। और उत्तर हो जाएगा औपचारिक क्रियात्मक अवस्था।
साइकोलॉजी अपने में से अच्छे से आई है, राजस्थान जी के अच्छे से आया है, इंडियन जियो भी आई है, जो मैंने अभी आया था ना वो कोयला क्षेत्र वाला, झरिया धनबाद वाला, वो सारे करवा रखे हैं मैंने, तलछर वाला, ठीक है। मैंने जो है देशों का क्रम भी नवीन रिपोर्ट के आधार पर करा रखा है, विदेशी व्यापार भी करवा रखा है, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट कम इसलिए डाल रहा हूं कि बाकी चैनल वाले धड़ाधड़ डाल रहे हैं। राजस्थान जी के आ गया, कोई बात नहीं है, जिस दिन आपकी इंडियन पॉलिटी अच्छे से आएगी तब माना जाएगा, ठीक है। फिर कैरोल के अनुसार एक शिक्षक को कक्षा में शैक्षिक मनोविज्ञान को व्यवहारिक रूप से कैसे लागू करना चाहिए। केवल शब्द आ गया तो ये तो उत्तर होगा नहीं। छात्रों के विद्यालय अधिगम के सभी पक्षों को समझकर हो सकता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को कंठस्थ करके, ये नहीं होगा। उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, मनोवैज्ञानिक प्रयोग करके, ठीक है। हालांकि इसका उत्तर 3 भी बनता है कि एक शिक्षक जो है शैक्षिक मनोविज्ञान को व्यवहारिक रूप से कैसे लागू कर सकता है, छात्रों के विद्यालय अधिगम के सभी पक्षों को समझकर, तो ये उत्तर होने के इसके भी चांस रहेंगे, ठीक है। मनोवैज्ञानिक प्रयोग करके भी हो सकता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि इसका उत्तर जो है 3 नंबर ज्यादा सही हो सकता है, छात्रों के विद्यालय अधिगम के सभी पक्षों को समझकर। हाँ, 2 नंबर भी उत्तर के चांस बनते हैं। फिर है शिक्षण के स्तर के आधार पर निम्नलिखित में से अधिगम का सबसे सरल प्रकार कौन सा होता है, तो अवबोध स्तर अधिगम होता है। हार्दिक को गणितीय अवधारणाओं का ज्ञान है जो उसे भौतिकी सीखने में मदद करता है। सीखने के ये इस स्थानांतरण को सबसे अच्छी तरह किस सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है, तो आपको बताइए फिजिक्स और मैथ में क्या होती है, समानता होती है। तो ये आपका कौन सा उत्तर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2, समान अवयव या तत्व का सिद्धांत, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो रचनावाद शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया, तो यही गलत हो गया, ये शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया है। क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया है। फिर है नैतिक विकास के क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को नियंत्रित करने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक सहमति द्वारा स्थापित परंपरागत नियमों को कहा जाता है सामाजिक परंपरागत तर्क। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल में है, वैसे कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो कमेंट कर देना, और मेरे को अगर कोई चेंज करना होगा तो मैं कमेंट पिन कर दूंगा, मैं वो आप देख लेना। ये सबसे इजी क्वेश्चन, इधर परीक्षण और इधर मनोवैज्ञानिक है, और इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, आपका जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पहले का तीसरा, यानी कि 16 PF केटल ने दी थी। शब्द साहचर्य, शब्द साहचर्य किसने दिया था, शब्द साहचर्य आपका फ्राइड और जुंग ने। प्रासंगिक अंतर टेट दिया था मॉर्गन व मरे ने। बालक अंतर्बोध बेलक ने दिया था। ऑप्शन 3 उत्तर हो जाएगा। प्रवीण स्वभाव से बहुत आक्रामक था और वह अन्य लोगों के साथ लड़ाई करता था। बाद में सामाजिक रूप से अस्वीकृत इस व्यवहार को दूर करने के लिए एक अच्छा मुक्केबाज बन जाता है। एकदम सेम का सेम मैंने बताया कि मुक्केबाज बन जाता है कोई लड़ाईखोर व्यक्ति, और वो उदात्तीकरण होता है। क्या होता है, उदात्तीकरण। एकदम सेम बताया मैंने, कल ही जो क्लास डाली थी ना उसमें भी बताया मैंने ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलपोर्ट के जो है वर्गीकृत व्यक्तिगत शील गुणों को दर्शाता है, तो पहला हो जाएगा, ये भी मैंने बताया हुआ है जीवा स्टडी पर। तो जो स्टूडेंट ने जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर दे, मैं खुद एक वरिष्ठ अध्यापक हूं, 2nd ग्रेड टीचर हूं फिलहाल, तो आप जो है चैनल को आंख बंद करके जीके पेपर 1 के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, लेवल था, और ये क्वेश्चन शायद ही जो है बहुत कम स्टूडेंट्स का सही हुआ है, और एक डाउटफुल क्वेश्चन की श्रेणी में इसको रख सकते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक समस्या को रखता है और विद्यार्थियों को समस्या के जवाब में अपने विचार अपसारी रूप से उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सभी विचारों को बाद में मूल्यांकन हेतु रिकॉर्ड किया जाता है। सृजनात्मकता को प्रोन्नत करने हेतु शिक्षक द्वारा उपयोग में ली गई इस विशिष्ट प्रविधि को क्या कहा जाता है, ठीक है। कक्षा में एक समस्या रखता है और विद्यार्थियों को समस्या के जवाब में अपने विचार अपसारी रूप से उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वैसे इसका उत्तर जो है मस्तिष्क उद्वेलन विधि होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या होना चाहिए, मस्तिष्क उद्वेलन विधि। फिर जॉन डी मेयर और पीटर सेलो ने अपनी पुस्तक संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक बुद्धि के निम्नलिखित में से कौन से जो है क्षेत्र दिए हैं, और इसका उत्तर आपका बी सी डी ई उत्तर होना चाहिए। फिर आपका क्वेश्चन अगला, गिलफोर्ड के बुद्धि प्रतिमान में बौद्धिक कार्यों के आधारभूत आयामों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। एकदम धाप के इजी क्वेश्चन है, दक्षता हो जाएगा, 1000 बार करवा दिया होगा मैंने ये जीवा स्टडी पर, ठीक है। फिर आपका आंतरिक विप्रेरणा का कौन सा घटक गर्व और सफलता की भावना से संबंधित है, जो एक व्यक्ति में कठिन कार्य करते समय अनुभव कर सकता है, तो उत्तर आनंद होगा इसका, गर्व और सफलता की भावना से संबंधित। यह क्वेश्चन अच्छा था। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ऐसा है जिससे कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सावधानी की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, संपूर्ण कक्षा में से समान दक्षता प्राप्त करने की अपेक्षा करना जो है इसमें सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि संपूर्ण कक्षा एक जैसी नहीं होती है।
नीचे कुछ दिशा निर्देश दिए गए जो विद्यार्थियों के स्वयं निर्णय और स्वायत्तता को प्रेरित करने के लिए सहायक है। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सहायक नहीं है? कुछ दिशा निर्देश दिए हैं जो विद्यार्थियों के स्वयं निर्णय और स्वायत्तता को प्रेरित करने के लिए आवश्यक है। निम्न में से कौन सा विकल्प सहायक नहीं है, ये पूछा है। और इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों के विकल्पों के परिणामों के लिए शिक्षक को उत्तरदायी ठहराना। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 75, संबंधों की अनुभूति और प्रतीकों व विचारों को पुनर्संचरित करना जैसी प्रक्रियाओं को अभिक्षमता के किन घटकों में वर्गीकृत किया गया है? मेरे हिसाब से इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। ठीक है। संबंधों की अनुभूति और प्रतीकों व विचारों को पुनर्संचरित करने जैसी प्रक्रियाओं और अभिक्षमता के किस घटक में? बौद्धिक घटक में। फिर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रुचि से संबंधित नहीं है? कल ही मैंने बताई थी, रुचि अर्जित होती है प्लस में जन्मजात। रुचि ही एकमात्र चीज है जो जन्मजात और जन्मजात और अर्जित है, और ये परिवर्तनशील भी है, ये भी ध्यान में रख लेना, परिवर्तनशील भी है, इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो कौन सा संबंधित नहीं है? रुचियों को अर्जित नहीं किया जा सकता, अभी मैंने बताया अर्जित है, ये तो पहला ही गलत हो गया इसमें। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक तकनीक अपचारियों यानी कि जो बाल अपचारी बाल अपराधी होते हैं उसमें सुधार के लिए प्रयोग में की ली जाती है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बी व सी, यानी कि आपकी संवर्धन कार्यक्रम और पुनर्वास कार्यक्रम, बी और सी इसका उत्तर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। अब देखो मैं आपको बता देता हूं कुछ चैनल्स की हकीकत। अब ये क्वेश्चन भी अगर आप नहीं करवाओगे तो फिर क्या मतलब है आपका जो है पढ़ाने का? तो मैं भी बोल दूं कि ये जीवा स्टडी से आया है और मैंने 4-5 बार करवाया, लेकिन कोई मतलब नहीं रहता। मैं बोल रहा हूं ना आपको, मतलब कब रहेगा? जब हार्ड क्वेश्चन आएंगे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार आपको किस क्षेत्र में BSSW, एस फॉर अर्ध शुष्क, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। शुष्क में BWHW होती है, आपको पता ही है। फिर है राजस्थान की निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता? ये भी जो है जीवा स्टडी पर करवाया हुआ है, मैं एक बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि करवाएंगे नहीं तो कहां जाएंगे, यही नहीं करवाएंगे तो सोम इसका उत्तर हो जाएगा। फिर राजस्थान में 2023-24 में किस श्रेणी के वनों का क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 50% से अधिक है? जीवा स्टडी पर करवाया हुआ है, उत्तर हो जाएगा रक्षित वन। राजस्थान 3077 किस्म का संबंध किस फसल से है? तो ये किसकी जो है मतलब किस्म है आपकी? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, गेहूं की। राजस्थान में गोवंश की कौन सी नस्ल सिंधी और साहिवाल का मिश्रण है? मैं बोल दूं कि ये जीवा स्टडी से करवाया हुआ है, कोई भी करवा देगा, जीवा स्टडी तो करवाई थी है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी अरावली का शिखर है? सायरा, जीवा स्टडी पर करवाया हुआ है। यहां तक कि जो पिछले आपका आया था ना मैग्रो वन, वो भी मैंने करवाया, डोल्ड्रम भी मैंने करवाया, लेकिन मैं लिमिटेड क्लास लेता हूं 25 मिनट की, फिर भी उसमें से इतने आ रहे हैं, तो सोचो अपन और अच्छा कर सकते हैं। और अभी जो नई जो सेकंड ग्रेड भर्ती है जिसके फॉर्म फिल हो रहे हैं, उसके लिए अपने पास बहुत नया प्लान है जो मैं आपको जो है 12 तारीख के बाद में बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप आंख बंद करके कर दें। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में साक्षरता दर 55% से कम थी? यह भी जीवा स्टडी पर करवाया हुआ है, सबको पता है, उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। फिर है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। भीलों के गांव के समूह को फाला कहते हैं। हालांकि फाला जो है वैसे नहीं कहते, पाल कहते हैं। फाला जो है परिवार के समूह को कहते हैं, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, वैसे जो है गलत माना जाएगा। गेर व नेजा भीलों के प्रमुख नृत्य हैं, बिल्कुल। ग्रास या जनजाति का प्रमुख कोतवाल नहीं कहलाता, कोतवाल सहरिया जनजाति का प्रमुख है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? केवल बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चंबल फर्टिलाइजर गड्ढेपान में है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कपासन में, कैप्सन मीटर जो है जयपुर में, ऑप्शन 4 उत्तर हो जाएगा। जीवा पर करवाया हुआ, यह भी जीवा स्टडी पर करवाया हुआ। ठीक है। फिर आपका निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन दर प्रतिशत 2001 में 2011 में सर्वाधिक है? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 अलवर। बात हो रही है नगरीय जनसंख्या की, जीवा स्टडी पर करवाया हुआ है। ठीक है। आप जो है मैंने कहा था ना कि ये 70 क्लास ये और 70 संस्कृत डिपार्टमेंट वाली देख लें, जो है आराम से जो है पार कर लोगे आप। कूट को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बीबी लाल के निर्देशन में गिलुंड का उत्खनन किया गया, सही है। वीएन मिश्र के निर्देशन में बालाथल का उत्खनन किया गया, सही है। दोनों सही हो जाएंगे। फिर आपका निम्नलिखित में से जो है सही विकल्प का चयन करना। विग्रहराज चतुर्थ शैव मतावलंबी था, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगा रखा था, बिल्कुल सही है। दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। 90 बैराट मान्यता के अनुसार हुण आक्रांता मिहिर कुल द्वारा बैराट को विध्वंस किया गया था, जीवा स्टडी पर करवाया हुआ है। चीनी यात्रा युआंग चुआंग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में बैराट का उल्लेख किया, दोनों ही सही है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है आपका कि अकबर के गुजरात अभियान में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया? तो जो है किसने किया? राय सिंह ने।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में कौन शामिल था? सैयद हासिम बरहा। 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी तैनात नहीं थी? 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नहीं थी। फिर आपका नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन 1922 में, ऑप्शन नंबर 2। 1298 में जालोर के निकट कानड़ देव ने किन सेनानायकों के अधीन खिलजी सेना को बुरी तरह परास्त किया था? तो उत्तर इसका उल्लुग खां और नुसरत खां होगा। हालांकि ये दोनों जो अपने रणथंबोर अभियान में भी थे। तो इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा डाउट, अगर सही है तो आप कमेंट कर दें, वरना मेरे हिसाब से इसका उत्तर जो मेरे को लग रहा है वो इसमें से लग रहा है कि इसमें से हो सकता है कोई कमालुद्दीन वसईम। हालांकि इसको उत्तर ये माना जा रहा है फिलहाल। जयपुर में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी की संस्थापना किसने की? कई चिरंजीलाल मिश्र बता रहे हैं, जबकि इसका उत्तर चिरंजीलाल अग्रवाल होगा। ठीक है। शोभाराम गुप्त ने अपने निम्न में से किस स्थान पर हरिजन सेवा आश्रम की स्थापना की? तो सागवाड़ उत्तर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से बृहत्तर राजस्थान में समाहित होने वाली किस देशी रियासत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा था? जो ऑप्शन दिए गए ना आपके, उनमें से सबसे ज्यादा बताना है, और इसका उत्तर बांसवाड़ा हो जाएगा। फिर है, बाबूजी के बारे में कौन से कथन सही है? बाबूजी के पास कालमी नामक घोड़ी थी, बिल्कुल सही बात है। बाबूजी का विवाह पुगल की भाटी राजकुमारी के साथ हुआ, गलत बात है, अमरकोट में हुआ था। उन्होंने देवल चारणी की गायों के रक्षार्थ बलिदान दिया था। तो पहला और तीसरा सही है, तो ए सी सही है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, यहां तक ये भी जीवा स्टडी पर करवाया हुआ है मेरा, ऊपर वाला ये भी जीवा स्टडी पर करवाया है, क्योंकि बाबूजी करवाया तो ये तो करवाया ही है। तो निम्नलिखित में से किसने 1919 के अमृतसर अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो ये आपकी ग्रुप बी का जो पेपर था उसके आंसर की थी। कल अपने को ग्रुप सी की मिलेगी, और जैसे ये एग्जाम हो जाएगा अपन नई जो न्यू सेकंड ग्रेड है उसको टारगेट रखेंगे। तो चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन है, पैनल ले आए हैं अपन, पैनल के ऊपर बने जाएंगे सारे के सारे वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।